हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का O.C.M यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज। अगर हम बात करें सिर्फ सर्विसेज के बारे में तो सर्विसेज इंटैंजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका होना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार बिजनेस सर्विसेज बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग हो या इंश्योरेंस या टेलीकम्युनिकेशन जैसी अलग अलग सर्विसेज हों, ये बहुत सारी बिजनेस सर्विसेज जो हैं बिजनेस को आसानी से फंक्शन करने में मदद करती हैं। कहीं ना कहीं ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम होने वाला है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर। They are neither manufactured, transported nor stocked। जो मैंने अभी आपको कहा दोस्तों, सर्विसेज दिखाई नहीं देती लेकिन उनको महसूस करना पड़ता है। जहां प्रोडक्शन होता है वहीं कंजम्पशन होता है सर्विसेज का। दोस्तों याद रखिए, इन्हें स्टॉक नहीं कर सकते, इन्हें कबर्ड में या गोडाउन में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। एक लॉयर की जिस तरह क्लाइंट सर्विस लेता है, जिस तरह डॉक्टर पेशेंट्स को सर्विसेज देते हैं, उसी प्रकार सर्विसेज जो हैं ये सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस में बहुत अहम होती हैं। दे आर इंटैंजिबल इन नेचर, हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग प्रकार की, इनसेपरेबल यानी बिजनेस से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इनकंसिस्टेंट होती हैं, पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, मीनिंग को जान लेते हैं। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। कई बार गुड्स से जुड़ा हुआ होने की वजह से उन्हें डायरेक्टली पहचानना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। ये बहुत आसान सी बात है दोस्तों समझने के लिए। कभी भी जब भी सर्विसेज का ग्रहण आप कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं सर्विसेज को, तो उसकी ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती। सर्विस देने वाले की ही वो हमेशा रहने वाली। आप डॉक्टर से कुछ इलाज करवा रहे हैं तो आप डॉक्टर तो नहीं बन जाते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सिंपल सी बात है कि कभी भी ओनरशिप का ट्रांसफर सर्विसेज में नहीं होता। एंड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम्ड। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बैंकिंग, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन। ऐसी अलग अलग बिजनेस सर्विसेज जो हैं बहुत अहम भूमिका निभाती हैं बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में। दोस्तों बिजनेस सर्विसेज की अगर डिटेल में बात करें तो कभी भी बिजनेस को आइसोलेटेड मैनर में ऑपरेट नहीं किया जा सकता। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। बहुत सिंपल बात है दोस्तों, हर बार मैं इंट्रोडक्शन में ये कहता ही हूं कि बिजनेस अकेले नहीं चल सकता, बहुत सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, गुड्स को यहां से वहां करने के लिए, या टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स हो कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए, या कोई और अन्य सर्विसेज के बिना बिजनेस आइसोलेट हो जाएगा और वो ठीक से नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। जी हां दोस्तों, ये हैं 5 सर्विसेज जिनका उल्लेख हमारे टेक्स्ट बुक में किया गया है। फिर वो बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस या वेयर हाउसिंग। हमने पिछले वीडियो में बैंकिंग के बारे में जाना, हमने टाइप्स ऑफ बैंक को समझा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक से पहले एक नजर डाल देते हैं बैंकिंग के एक्चुअल मीनिंग और डेफिनेशन पर। दोस्तों बैंक्स तो आपने कई देखे होंगे। बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कस्टमर को सर्विस देती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देती हैं। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स, यानी एक हाथ से पैसे लेते हैं और उन्हीं पैसों को लोन के रूप में देकर थोड़ा सा ब्याज कमाते हुए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which deals with deposits and advances and other related services. Bank provides various services related to money or financial requirements of the consumer. तो इस प्रकार दोस्तों बैंक्स जो हैं ये बहुत अहम हैं। Any company which transacts the business of banking in India and the world banking has been defined as accepting, याद रखिए दोस्तों, accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public, यानी
डिपॉजिट हमारे जैसे कस्टमर से लिए जाते हैं या बिजनेस फर्म से लिए जाते हैं और उन्हीं डिपॉजिट्स को लेंड भी किया जाता है, दूसरों को लोन के रूप में दिया जाता है। यही एक बैंकिंग संस्था का काम होता है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसके अंदर कमर्शियल बैंक्स क्या है वो मैंने समझाया है। आई बटन पे क्लिक करके आप टाइप्स ऑफ बैंक वाला वीडियो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक जो होती है, जो हमारे आसपास अक्सर हम देखते हैं, जैसे HDFC, ICICI या एक्सिस बैंक जैसी अन्य कई कमर्शियल बैंक्स हमारे आसपास होती हैं, इन कमर्शियल बैंक्स के एक्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, देयर आर टू फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी फंक्शंस। जी हाँ दोस्तों, मुख्य काम कमर्शियल बैंक का क्या है? तो मुख्य प्राइमरी जो काम है, जो मेन एम है उनका, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर याद रखिए जी हाँ दोस्तों, अगर ये शॉर्टकट अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखना A फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। जी से चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्राइमरी फंक्शंस, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर नोन एज कोर बैंकिंग फंक्शन। मुख्य फंक्शंस हैं। द प्राइमरी फंक्शंस आर एज फॉलोज। A फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। चलिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को गहराई से बारीकी से जान लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जैसे लोग अपने अकाउंट्स में, अपने खातों में पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वही होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसी तरह अलग अलग संस्थाएं भी पैसे अपने डिपॉजिट करती हैं। द डिपॉजिट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। चलिए देखते हैं ये टाइम डिपॉजिट क्या है। टाइम डिपॉजिट आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट्स because they are repaid to the customers after expiry of decided time। जी हाँ दोस्तों, repaid to the customer, वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। repaid मतलब वापस पैसे कस्टमर को मिलेंगे। आपने सुना होगा FD के बारे में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कुछ जमा पूंजी हम FD के तौर पर बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। हम वो बैंक को गिफ्ट में नहीं दे रहे, हमें उस पर कुछ ब्याज मिलेगा और कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद वो पैसा भी हमें वापस मिल जाएगा। इसी को कहते हैं टाइम डिपॉजिट। चलिए फिक्स्ड डिपॉजिट को समझते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स्ड अमाउंट इज केप्ट फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम bearing fixed interest rate. Rate of interest is more as compared to saving bank account and varies with the deposit period। तो इस प्रकार दोस्तों फिक्स डिपॉजिट पर आपको कुछ ब्याज मिलता है जो अक्सर सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरा, अगर हम बात करें, नॉर्मली विड्रॉवल ऑफ अमाउंट इज नॉट परमिटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट। अक्सर एक मैच्योरिटी डेट होती है कि उस डेट को आपको ये पैसे रिटर्न मिलेंगे ब्याज के साथ। अक्सर उससे पहले बैंक कभी भी ये नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप अपनी FD को तोड़वा भी सकते हैं और उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। However, depositor can withdraw amount before maturity date for which bank will reduce the interest rate for amount deposited in his account. A fixed deposit receipt यानी FDR is issued by the bank. Against this receipt, loan can be taken from the bank। यानी लोन्स के लिए भी FD वाले बंदे एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरे टाइप की डिपॉजिट की अगर बात करूं तो वो है रिकरिंग डिपॉजिट। हमने देखा अभी अभी दोस्तों टाइम डिपॉजिट, टाइम के अंदर फिक्स्ड और रिकरिंग, फिक्स्ड और रिकरिंग। यस, रिकरिंग की अगर बात करें, रिकरिंग यानी बार बार आने वाला। यस, इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन and businessman having regular income. A certain fixed sum of money is deposited into the account every month। रिकरिंग यानी हर महीने आपको कुछ अमाउंट आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर डालना है। Withdrawal of accumulated amount along with interest is paid after the maturity date. Rate of interest is higher which is similar to fixed deposit account। यानी rate of interest जो होती है, ब्याज दर जो बैंक आपको ब्याज देने वाली है, उसका दर जो है वो थोड़ा सा सिमिलर ही है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की तरह। सेपरेट पासबुक is provided to know the position of RD account। यानी रिकरिंग डिपॉजिट जो है ये सैलरीड पर्सन अनुमन जो है वो क्रिएट करते हैं अपनी सैलरी में से कुछ बचत करने के लिए। एक फिक्स्ड अमाउंट जो है रिकरिंग डिपॉजिट की तरह वो जमा करते हैं।
तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस, जिसके अंदर देखा हमने ए से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इसके अंदर दो डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम के अंदर हमने देखे दो, फिक्स्ड और रिकरिंग। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला, यानी इसका नाम है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर दोस which are repaid to customers whenever they demand. That means money can be withdrawn as per the wish of the customer through withdrawal slips, checks, ATM cards, online transfer, etc. रोज का काम है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ATM के द्वारा विड्रॉवल करते हैं, हम स्लिप से विड्रॉवल करते हैं, चेक्स के जरिए किसी को ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। ये सारी चीजें डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट्स का एक अहम हिस्सा है। इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर और फिक्स्ड इनकम। इसके बारे में पैराग्राफ आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ दोस्तों, तो जिसको सैलरी मिलती है, रोज के वेजेस मिलते हैं, वो लोग सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं और सेविंग में से ही कुछ खर्च निकालना है तो वो लोग एटीएम द्वारा या चेक्स के द्वारा कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह कर लेते हैं। दीज अकाउंट्स कैरी लो इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस ऑन सच अकाउंट्स। पासबुक फैसिलिटी भी दी जाती है कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट्स को, तो पासबुक फैसिलिटी, बैलेंस ऑन एसएमएस, अकाउंट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा आर आल्सो गिवन प्रोवाइडेड टू द अकाउंट होल्डर्स टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए उन्हें ये सारी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। तो याद रखिए दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर दो चीजें हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, करंट अकाउंट आपने पिछले साल भी ये पढ़ा होगा। करंट अकाउंट जो है ये यूजुअली बड़े लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है प्राइमरी फंक्शंस में ए फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स ए से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जिसके अंदर हमने देखा टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम के अंदर हमने देखा फिक्स्ड और रिकरिंग। अब डिमांड के अंदर हम देख रहे हैं सेविंग और करंट। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल, अंडरलाइन कीजिए, फिलिप्स में आ सकता है। डैश फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स। आंसर का नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी जितना अकाउंट में है उससे थोड़ा सा ज्यादा वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो लार्ज ट्रांजैक्शन करते हैं, वो बिजनेस फर्म्स या इंडिविजुअल्स नहीं है, तो इन्हें ये एक खास फैसिलिटी दी गई है कि ये बिजनेस होल्डर्स जो हैं, ये करंट अकाउंट होल्डर्स जो हैं, ये थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सो रिमेंबर, डैश फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट। फॉर करंट अकाउंट, बैंक्स प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अभी देख लिया है प्राइमरी फंक्शंस में, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे अहम प्राइमरी फंक्शन की ओर, जिसका नाम है जी फॉर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। जी हाँ दोस्तों, ए फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड जी फॉर granting loans and advances. Banks grant loans and advances to business firms and others who are in need of bank funds. बहुत सिंपल बात है दोस्तों, एक हाथ देती है बैंक और एक हाथ से लेती है। हमारे से डिपॉजिट्स लेने के बाद लोन्स दिए जाते हैं, जिन्हें जरूरत होती है फंड्स की, उन्हें लोन्स के माध्यम से बैंक जो है पैसे देती है। याद रखिए दोस्तों, the loans are provided for longer period of time from 1 year and more. Advances are provided for shorter period from 4 months to 1 year. तो loans जो होते हैं वो 1 साल या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए होते हैं, और एडवांसेस जो होते हैं वो कम महीनों के लिए, 4 से 1 साल के लिए, 4 महीने से 1 साल के लिए होते हैं। The advances are in form of cash credit, overdraft and discounting of bills, etc. चलिए सबसे पहले देखते हैं लोन्स। लोन्स में आप देख सकते हैं दोस्तों 3 प्रकार के लोन्स बैंक जो है वो देती है। शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कितने टाइम के लिए है वो याद रखिए। शॉर्ट टर्म लोन्स आर फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर। 1 साल के अंदर का जो लोन है उसे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। मीडियम टर्म लोन की अगर बात करें तो आर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर्स। 1 साल से 5 साल के बीच का अगर कोई लोन है तो उसे मीडियम टर्म लोन कहते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन आर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years or more to meet long term capital requirements। एक बिजनेसमैन को अगर ये लोन चाहिए या किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यानी पैसे की जरूरत है उसे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ऐसे बड़े लोन्स लेता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं
एडवांसेस के बारे में। एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन टू सैटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ए से एडवांसेस यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्राइमरी फंक्शन है ये। लोन्स में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है। एडवांसेस में COD, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। वंस अगेन COD, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये वो आपके पैसे दिए जाते हैं कैश क्रेडिट के द्वारा, सेविंग्स वालों को भी, करंट वालों को भी। ये एक वर्किंग कैपिटल जो रोजमर्रा का खर्चा है कहीं ना कहीं वो निकल जाए, इसलिए कैश क्रेडिट दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट इस पर हाई है, यानी बैंक आपसे ज्यादा ब्याज लेगी अगर आप कैश क्रेडिट ले रहे हैं तो। बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की, जो मैंने अभी बताया। करंट अकाउंट होल्डर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। द फैसिलिटीज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 days. Interest is charged on actual amount withdrawn. No separate account is maintained. कोई अलग से इसकी शीट नहीं बनेगी, कोई अलग से अकाउंट नहीं बनेगा। जो करंट अकाउंट होल्डर है उसी के अकाउंट में ये ओवरड्राफ्ट दिखाया जाएगा और उससे उसके बदले में ब्याज लिया जाएगा। याद रखिए, नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन एंड एंट्रीज आर शोन इन द करंट अकाउंट। इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तीसरी बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। द ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विद बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस। यानी एक बिल दिखा करके बैंक से एडवांस लेकर बिल चुकाया जा सकता है। ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई। तो इस प्रकार दोस्तों प्राइमरी फंक्शन है बैंक के दो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में हमने देखा टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स, और इसके अलावा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ये दो प्राइमरी फंक्शंस आज हमने देख लिए हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस को डिटेल में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।